Hello students, how are you? I hope you all are very well. I am your physics teacher and on this channel we will learn about class 11th and 12th physics. First of all, we will learn about class 12 physics, so let's start. This is for focus. तो हम पहले पढ़ते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चार्ज के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवेश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर two types of study about charge. When charge at rest, static charge, स्थिर आवेश। When charge in motion, moving charge. स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो स्टडी मूविंग चार्ज से रिलेटेड की जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चैप्टर आते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, और ए मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 12th के सिलेबस में आगे हमारे अलग से चैप्टर बनेंगे इन सब के, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में अभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। Electrostatics, the branch of physics in which we study about the properties of charge। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप ऐसे ही लिख लीजिए, लिखा हूँ क्या, आप बोल के बता दी ना मैंने। चार्ज जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहले चार्ज की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it generates electric and magnetic field around itself, called charge। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह गुण वस्तु का चार्ज कहलाता है। ठीक है,
चलिए पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन, अगर किसी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु पर दिखाई देने वाला आवेश जो है वो प्रोटॉनों के कारण होगा, जो कि धन आवेश होगा। और किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु पर दिखाई देने वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से होगा और जो कि ऋण आवेश होगा। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये कोई कंडक्टर हैं जिसके अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस पर दिखाई देने वाला जो चार्ज होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि होगा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। और अगर किसी कंडक्टर के ऊपर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो उस पर दिखाई देने वाला जो चार्ज होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण होगा, जो कि होगा पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के ऊपर बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हों तो नेट आवेश जो है इस कंडक्टर का वो होगा 0। तो इस पर कोई भी चार्ज हमें दिखेगा नहीं और बॉडी होगी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हों तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है, आगे चलें, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट, चार्ज का मात्रक। तो चार्ज को लिखा जाता है जनरली Q अपॉन में T, जहाँ I है करंट, T है टाइम एंड Q है चार्ज। ये फॉर्मूला हमारे करंट के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे आएगा इलेक्ट्रिक करंट नाम से। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यहाँ से निकलेगी। चार्ज एक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इनटू में टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ से एम्पियर इनटू में सेकंड निकल कर आया है कूलम, कैपिटल C। चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम, जो कि है SI यूनिट। तो यहाँ लिखें SI यूनिट। SI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि है कूलम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, नोट कर लिया। अब चार्ज की और यूनिट्स देखते हैं। चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सबसे बड़ी यूनिट, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है फेराडे, जहाँ 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, जो 1 फेराडे होता है
46,500 कूलम के बराबर होता है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो कि होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम को ESU भी बोलते हैं और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। जहाँ एक ESU की फुल फॉर्म, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जहाँ एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू में 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और ये जो स्टेट कूलम है ये इसकी है CGS यूनिट। CGS यूनिट, CGS का फुल फॉर्म आपको पता होगा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बिग स्मॉलेस्ट यूनिट। एक और यूनिट होती है जो कि होती है EMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और एक EMU बराबर होती हैं 10 इंटू में 10 ऑफ कूलम, जहाँ से यहाँ से आप निकाल सकते हो एक EMU बराबर 3 इंटू में 10⁻10। ये वैल्यू एक कूलम की यहाँ रखेंगे तो यह 3 इंटू में 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये थी चार्ज की यूनिट्स। एक EMU बराबर 3 इंटू में 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया, ठीक है। अब बता दें चार्ज की डायमेंशन। Dimension of charge Coulomb is equal to एम्पियर इंटू में सेकेंड, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ से जो इसका डायमेंशन निकल कर आएगा, एम्पियर का होता है A इंटू में टाइम का होता है, सेकेंड का होता है T। तो यहाँ से चार्ज की जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया है वो होता है A इंटू में T, AT। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर ली, ये नोट कर लीजिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। मिटा दूँ, पॉइंट्स अबाउट चार्ज। इसके अंदर पहला है कि जो चार्ज जो हैं वो सेम नेचर ऑफ चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं और अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
कोई भी दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जहाँ से देखिए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं, जो एक दूसरे को रेपल करेंगे। जो इनमें फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी रेपल्शन की फोर्स। इनके बीच लगने वाली फोर्स होगी रिपल्शन की। और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस को रखा जाए, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज occurs in the form of electrons। चार्ज का स्थानांतरण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज occurs in the form of electrons। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट लिखवा देता हूँ फिर आपको। नोट कर लिया? तीसरा पॉइंट लिखिए, टू जनरेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू द बॉडी और इलेक्ट्रॉन्स टेकन फ्रॉम द बॉडी। किसी भी वस्तु पर चार्ज उत्पन्न करने के लिए या तो उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। टू जनरेट चार्ज on an object either electrons are given to object or electrons taken from object। अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता की वजह से ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएं तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसके ऊपर जो है वो धन आवेश दिखाई देगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे चार्ज के बारे में। तो ये नोट कर लिए यहाँ तक। आगे बताएं। चलिए, आगे देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला है बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन उत्पन्न करना। दूसरा है बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि। और तीसरा है बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न करने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन के बारे में। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? कोई भी दो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में एक दूसरे पर रब किया जाता है, तो रबिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से किसी एक बॉडी पर जो है वो प्रोटॉन्स अधिक हो जाते हैं और किसी दूसरी बॉडी पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे
एक बॉडी पर आता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पर आता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसका तरीका है, कोई भी दो न्यूट्रल बॉडीज लेंगे, फिर उन्हें आपस में एक दूसरे पर रब करेंगे, तो रबिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। रबिंग से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फिर आफ्टर सेपरेशन क्या होता है, एक बॉडी कोई भी एक बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ दो बोथ बॉडीज बिकम चार्ज बाय अपोजिट नेचर। ठीक है, तो यह था तरीका बाय फ्रिक्शन का, घर्षण के द्वारा आवेशन की विधि। अब हम पढ़ते हैं बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन का क्या तरीका है। बाय कंडक्शन, इसके अंदर कोई भी दो बॉडीज ली जाती हैं जिसमें से एक होती है चार्ज और दूसरी होती है न्यूट्रल। फिर उन्हें किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में या तो टच में लाया जाता है या किसी कंडक्टिंग वायर से जो है उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और आफ्टर सेपरेशन जो बोथ बॉडीज बिकम चार्ज्ड। देखिए इसका क्या तरीका है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिसमें ये है नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, कुचालक स्टैंड, और ये बॉडी ले लेते हैं चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव किसी से भी ले सकते हैं आप। और ये बॉडी ले लेते हैं न्यूट्रल, अनावेशित वस्तु एन आवेशित। फिर उन्हें डायरेक्ट या तो टच में लाया जाता है या किसी भी कंडक्टिंग वायर से दोनों बॉडीज़ को जो है वो जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से, तो इससे क्या होता है कि एक बॉडी का जो चार्ज बॉडी है उसका कुछ चार्ज जो है वो अनचार्ज बॉडी पर भी आ जाता है। यहाँ से देखिए इस बॉडी पर जो वो इस बॉडी पर भी चार्ज जो है वो जनरेट हो गया। फिर आफ्टर सेपरेशन क्या होता है, बोथ बॉडीज जो है वो चार्ज हो जाती हैं। इस पर भी आ गया चार्ज, चार्ज बाय सेम नेचर। ठीक है, ये तरीका था बाय कंडक्शन का। अब पढ़ते हैं तीसरा तरीका जो कि है बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो चलिए ये यहाँ तक नोट कीजिए, आप नोट कर लिया? ओके, अब पढ़ लेते हैं चार्जिंग का तीसरा और फाइनल तरीका जो कि है बाय इंडक्शन। बाय कंडक्शन में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज acts till the potential on both object become equal। चार्ज का आवेश का जो स्थानांतरण है वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों वस्तुएं हैं, उन पर विभव बराबर नहीं हो जाता। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एक्ट्स टिल द पोटेंशियल ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा,
कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा इक्वल नहीं होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज depends on shape and size of object। चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी का साइज़ बड़ा हो, किसी की रेडियस, अगर पहले ऑब्जेक्ट की रेडियस दूसरे से बड़ी हो तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज खाएगा दूसरे के मुकाबले में। तो इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम दोनों बॉडीज़ पर कितना चार्ज रहेगा, तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। यहाँ से आप Q1 एंड Q2 का रेशियो निकालेंगे, फिर होता है बाई लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। Q1 एंड Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। आखिर में दोनों वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उनका जो योग होता है वो पहली वस्तु पर जो हमने आवेशित वस्तु ली थी उस आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से आप Q1 एंड Q2 की वैल्यू इसमें पुट करके इन दोनों की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटा दूँ? ये चीज़ें आप खास कर ध्यान में रखिएगा कि दोनों बॉडीज़ पर जो है वो पोटेंशियल जो है वो हमेशा बराबर रहता है, लेकिन चार्ज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है दोनों बॉडीज़, दोनों ऑब्जेक्ट्स की शेप एंड साइज़ पर। तो तीसरा पढ़ लेते हैं। बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो इसकी क्या विधि है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है चार्ज, दूसरा आता है न्यूट्रल, ये हो गई नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। इस बार चलिए ले लेते हैं नेगेटिव। कुछ भी ले सकते हैं आप, नेगेटिव पॉजिटिव, और किसी को भी ले सकते हैं दोनों में से। इन्हें टच ना करवा के, ना ही किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ के, जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसे चार्ज्ड बॉडी के करीब में लाया जाता है। चार्ज बॉडी के जस्ट करीब में लाएंगे तो इसके करीब में लाने से जो इस पर जो नेगेटिव चार्ज हैं और इस पर जो न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन एंड रेपल्सन से बढ़ जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्शन की वजह से आ जाता है इसके करीब वाले सरफेस पर, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो रिपल्सन की फोर्स की वजह से चला जाता है इसके दूर वाले सरफेस पे। तो फिर क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, इस नेगेटिव को यहाँ से हटाने के लिए इसको कर देते हैं अर्थड, जिससे इस पर रह जाता है ओनली पॉजिटिव चार्ज। इसको कर दिया गया है अर्थड, फिर इस पर रह जाता है ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो आफ्टर सेपरेशन इन दोनों को वापस से अलग कर देने पर एक बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज और एक बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब दोनों बॉडीज़ पर जो है वो अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। ठीक है, तो ये थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब आगे बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चार्ज हों तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये डायरेक्टली जो है वो इनको जो हम ऐड कर सकते हैं, चूँकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट जो कि बराबर होगा प्लस क्यू प्लस का 3Q प्लस का 5Q माइनस का 6Q माइनस का 2Q, जहाँ से ये हो गया 8, ये हो गया 8, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, बचेगा ओनली प्लस Q। तो बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज बॉडी पर दिखाई देगा वो होगा प्लस Q। ठीक है, तो ये था स्केलर क्वांटिटी के बारे में, नोट कर लिया। दूसरा लिखिए इसी के अंदर प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो है वो गति पर निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। चार्ज जो विरामावस्था इन गतिशील अवस्था में बराबर होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी नोट कीजिए, कर ली। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज जो है वो एक संरक्षित राशि है। इट मीन्स चार्ज neither be generated nor be destroyed। चार्ज जो है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इट इज़ अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। इजी, एक लास्ट प्रॉपर्टी बची इसकी, वो लिखा देता हूँ फिर आपको। नोट कर लिया। तो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांतीकृत है। हिंदी में बोलते हैं आवेश जो है वो क्वांटीकृत है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, the charge on object an object is always equal to integral multiple of presented, integral multiple of
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो बराबर होता है चार्ज, वो हमेशा ही बराबर होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के। किसी भी वस्तु पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन ई। ये है इसका फॉर्मूला, जहाँ Q है चार्ज, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और N है इंटीजर, जहाँ N की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट N नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए द मिनिमम चार्ज ऑन एन object is equal to charge on an electron। किसी भी वस्तु पर चार्ज का न्यूनतम मान जो है वो आवेश का न्यूनतम मान उस वस्तु पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इस फॉर्मूले से देखिए एन ई, जहाँ एन मिनिमम कितना हो सकता है 1, एन नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू ई, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का जो न्यूनतम मान है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें चार्ज के बारे में। अब आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स के नियम पर। तो चलिए, यहाँ तक यह हुआ, आपको चीज़ें समझ में आई हो? ठीक है, ओके।